तो दोस्तों हम बात करते हैं आज यूरोप महाद्वीप में फिर इस यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों के बारे में। तो सबसे पहले आपको जो पर्वत दिखाई दे रहा होगा वह पर्वत है स्कैंडिनेवियाई पर्वत, स्कैंडिनेवियाई माउंटेन। क्या विशेषता है स्कैंडिनेवियाई माउंटेन की? तो ये 3 देशों में अवस्थित है। एक तरफ नॉर्वे में है, एक तरफ स्वीडन में है और एक तरफ कुछ भाग इसका फिनलैंड में भी शामिल होता है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में स्कैंडिनेविया पर्वत हैं। स्कैंडिनेवियाई कंट्री के बारे में भी पूछा जाता है कि कहाँ पर किन को कहा जाता है स्कैंडिनेवियाई कंट्री। तो 3 तो याद रखिएगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नीचे डेनमार्क है, एक आइसलैंड को भी कई बार शामिल करते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमें 4 याद रखने हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। ठीक है, कई बार फिनलैंड को रूसी कल्चर के आधार पर हम लोग देखें तो कल्चर के आधार पर कई बार फिनलैंड को अलग कर देते हैं और आइसलैंड को शामिल कर लेते हैं। ठीक है, कल्चर के आधार पर। चलिए, स्कैंडिनेवियाई पर्वत हो गया। तो हम स्कैंडिनेवियाई माउंटेन के बारे में उस ऊपर देखोगे आप दिखेगा एक जालोन माउंटेन। ठीक है, ऊपर आपको दिखेगा जालोन माउंटेन, इसका प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र स्कैंडिनेविया का जालोन माउंटेन। और गुल्डहोपिगेन इसकी सबसे ऊंची चोटी है। स्कैंडिनेविया की सबसे ऊंची चोटी है गुल्डहोपिगेन, ये नीचे लिखी हुई है 2469 मीटर गुल्डहोपिगेन। चलिए अगले पर्वत की बात करते हैं हम लोग। तो तिमिन्सकेव रेंज के पूर्व में यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है, रूस के 2 भाग करता है। आधा भाग यूरोप का इसी यूराल माउंटेन के कारण पश्चिम का भाग यूरोप में शामिल होता है, पूर्व का भाग एशिया में शामिल होता है। तो यूराल माउंटेन के कारण, यूराल माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया? तो यूराल माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी एकदम मध्य में अवस्थित है, नरोदनाया इसकी सबसे ऊंची चोटी है, नरोदनाया, याद रखिएगा। ठीक है, अब नीचे बात करते हैं इसके प्रमुख पर्वतों में। सबसे ऊंची चोटी यूरोप की कहाँ पर है? एल्ब्रूस सबसे ऊंची चोटी है यूरोप की और ये काकेशस पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित है। काकेशस देश है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जो कि काकेशस देश कहलाते हैं, इन्हीं में अवस्थित है। रूस वाले भाग में एल्ब्रूस पर्वत, एल्ब्रूस सबसे ऊंची चोटी है यूरोप की, सबसे ऊंचा शिखर भी है, याद रखिएगा। अगले प्रमुख महत्वपूर्ण पर्वतों के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र है पेनाइन पर्वत। ठीक है, याद रखिएगा, पेनाइन पर्वत और कैम्ब्रियम पर्वत है जो कि अवस्थित है यूनाइटेड किंगडम में, कैम्ब्रियम और पेनाइन। चलिए अगले पर्वत की बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट माउंटेन यूरोप का, जिसका नाम है आल्पस पर्वत श्रेणी। काफ़ी कुछ आपने इसके बारे में सुना होगा। स्विट्जरलैंड में विस्तारित है मुख्य रूप से। आल्पस इटली को फ्रांस से अलग करता है। आल्पस, इसी से बहुत सारी नदियाँ निकलती है आल्पस से ही। आल्पस की सबसे ऊंची चोटी भी याद रखनी है आपको, माउंट ब्लांक आल्पस की सबसे ऊंची चोटी है। मैटरहॉर्न भी इसकी एक प्रमुख चोटी है, जहाँ पर अभी कोविड काल के दौरान क्या हुआ कि भारतीय झंडे का प्रोजेक्शन दिखाया गया यहाँ पर, भारत की एकता के बारे में बताया गया कि कोविड में कैसे भारत लड़ाई कर रहा है इस दुनिया के साथ मिलकर कोविड से। चलिए, तो याद रखिएगा पेनाइन पर्वत हमने यूनाइटेड किंगडम में पढ़ा था। अगला पर्वत पढ़ते हैं हम लोग एपीनाइन माउंटेन, ये इटली में लंबाई में विस्तृत है, एपीनाइन माउंटेन। ठीक है, माउंट एटना सिसिली पर मौजूद एक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले पर्वत की बात करते हैं। अगला पर्वत है पिरेनीज पर्वत कहाँ है? फ्रांस और इस देश की स्पेन की सीमा पर अवस्थित है और यहीं पर एक देश भी अवस्थित है। यहाँ पर एक देश लिखा हुआ है अंडोरा लाविला, जिसकी कैपिटल है, इस पिरेनीज माउंटेन पर अवस्थित है। जैसे हमने नेपाल देखा कि नेपाल भी पर्वत पर अवस्थित है, ये भी पर्वत पर अवस्थित है, पिरेनीज पर्वत पर अवस्थित है अंडोरा लाविला। और किसको अलग करता है ये? तो आइबेरिया प्रायद्वीप को फ्रांस वाले भाग से अलग करता है। चलिए, तो ये हो गया। अगला पर्वत हम कुछ स्पेन में भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कैंटाब्राइन पर्वत, सेंट्रल कॉर्डिलेराज, यहाँ पर सियरा मोरेना और सियरा नेवाडा उत्तरी अमेरिका का फेमस है, लेकिन यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वेटिकन कॉर्डिलेरास, सियरा नेवाडा, सियरा मोरेना, ये सारे यहाँ के क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
अगले पर्वतीय क्षेत्र की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला पर्वतीय क्षेत्र है डिनारिक आल्प्स। ये बाल्कन प्रायद्वीप के एड्रियाटिक सागर से लगा हुआ है, डिनारिक आल्प्स। अगला है ट्रांसिल्वेनियन आल्प्स। ट्रांसिल्वेनियन आल्प्स ये बाल्कन में है। अगला है बाल्कन माउंटेन, रोमानिया में अवस्थित है। अगला है इसी के नीचे रोडेप माउंटेन, ये भी नीचे वाले देशों में अवस्थित है, जैसे कि बुल्गारिया, मैसेडोनिया वगैरह में रोडेप माउंटेन। ठीक है। और अगला प्रमुख पर्वत है ग्रीस में मौजूद है, जिसका नाम है ओलंपस। इसी के नाम पर तो ओलंपिक्स गेम होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं। अगला पर्वत कौन सा है, तो कार्पेथियन जो है ना, कार्पेथियन पर्वत, ये भी इसके उत्तर में है। ट्रांसिल्वेनियन के ऊपर में कार्पेथियम टाट्रा माउंटेन्स हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ और पर्वतों के बारे में। तो कुछ और पर्वतों की बात करें तो जर्मनी में भी आपको कुछ पर्वत दिखाई देंगे, जैसे बोहेमर वाल्ड एक क्षेत्र है, बहेमियन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहेमियन मैसिव। अगला देखें आप, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, ब्लैक फॉरेस्ट याद रखिएगा। और एक जर्मनी और फ्रांस के मध्य है वोस्जेस। तो वोस्जेस, ब्लैक फॉरेस्ट, और एक है स्विट्जरलैंड में जूरा माउंटेन। तो ये आल्प्स पर्वत के पश्चिम में अवस्थित है। ठीक है, जूरा, वोस्जेस, ब्लैक फॉरेस्ट। चलिए, तो ये प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र थे यहाँ पर अवस्थित। चलिए, तो ये आपको अच्छा लगा होगा पर्वतों के बारे में। अब बात करते हैं यूरोप की प्रमुख नदियों के बारे में। यूरोप की प्रमुख नदियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें आती है यूराल नदी। यूराल पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर यूराल नदी कैस्पियन डिप्रेशन में होती हुई कैस्पियन सागर में गिर जाती है। एशिया को यूरोप से अलग करने वाली नदी के बारे में पूछा जाता है, तो एशिया को यूरोप से यूराल नदी अलग करती है। ठीक है, कैस्पियन सागर में जाकर गिरे जा रही है यूराल नदी, इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा अगली नदी है डॉन नदी। अगली नदी कौन सी है, डॉन नदी। डॉन नदी जो है वो कहाँ से निकली है, डॉन नदी के बारे में याद रखिएगा कि डॉन नदी उत्तरी वाले क्षेत्र में कहाँ से निकली है, रूस में एक जगह टूला वाले क्षेत्र से निकली है डॉन नदी और जाकर एजोव सागर में गिर रही है। ठीक है, यहाँ से उत्तरी वाले क्षेत्र में निकली है डॉन नदी और इस प्रकार से होती हुई घूमती फिरती हुई जाके कहाँ गिर रही है, एजोव सागर में गिर रही है डॉन नदी। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ी लोकेशन गलत हो गई। ये यहाँ से इस वाले क्षेत्र से निकल रही है टूला वाले से और जाकर एजोव सागर में गिरे जा रही है डॉन नदी। ठीक है, लिखा हुआ है डॉन नदी, याद रखिएगा। चलिए अगली नदी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगली नदी कौन सी है, टूला वाले क्षेत्र के बाद में हम लोग बात करते हैं वोल्गा नदी कहाँ है भैया, यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी। कहाँ से निकली है वोल्गा नदी और कहाँ को जाकर गिरे जा रही है, तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी, ये निकल रही है वाल्दाई की पहाड़ियों से, वाल्दाई पहाड़ी क्षेत्रों से आकर ये निकल रही है और दक्षिण की तरफ होती हुई कहाँ गिर जा रही है, कैस्पियन सागर में ये भी गिर रही है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको जोड़ दिया गया है वोल्गा को डॉन नदी के साथ में और इसमें जल परिवहन के लिए काफ़ी कुछ सुविधाएं बना दी गई हैं, याद रखिएगा। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। डैन्यूब नदी की बात करते हैं। अगली प्रमुख नदी है डैन्यूब नदी और इसके लिए तो मुझे लगता है कि मैप मुझे चेंज करना पड़ेगा, फिर भी पहला थोड़ा सा देख लेते हैं डैन्यूब नदी कहाँ से निकली है। ये जर्मनी में एक पर्वत हमने पढ़ा था ब्लैक फॉरेस्ट, इस वाले क्षेत्र से आ रही है, इस प्रकार से घूम फिरती हुई आकर कहाँ गिर रही है, डेल्टा ऑफ डैन्यूब, ब्लैक सागर में गिर रही है। तो ये दुनिया की ऐसी नदी जो कि 10 देशों के साथ में सीमा बनाती है। 10 देश कौन कौन से हो गए भैया, तो उन 10 देशों के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं डैन्यूब नदी के जिन देशों से होकर गुजर रही है। तो सबसे पहला याद रखिएगा भैया, अब जहाँ से निकल रही थी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट, तो यानी कि जर्मनी है, उसके बाद में ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, नीचे हंगरी है, फिर क्रोएशिया है, क्रोएशिया से भी हो रही है, इसके अलावा फिर नीचे सर्बिया है,
फिर सर्बिया के नीचे आप देखोगे कि ये याद रखिएगा बुल्गारिया है, सर्बिया के नीचे बुल्गारिया हो गया। फिर उसके बाद में बुल्गारिया के नीचे आप देखोगे, बुल्गारिया के नीचे अगर आप देखोगे तो एक और है मोल्डोवा है, मोल्डोवा ये है पूर्व में। अगला यूक्रेन है, यूक्रेन से भी होकर बह रही है। ओके, तो याद रखना है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया और मोल्डोवा। रोमानिया से भी होकर ये बह रही है, मोल्डोवा से भी होकर ये बह रही है। याद रखिएगा डैन्यूब नदी, डैन्यूब रिवर। और ऐसा पूछा जा सकता है कि इस नदी पर किन देशों की राजधानियां हैं? तो यूगोस्लाविया की जो राजधानी है यानी कि सर्बिया की जो राजधानी है बेलग्रेड, वो भी इसी नदी पर अवस्थित है। सर्बिया की राजधानी ये रही बेलग्रेड, ये भी इसी नदी पर अवस्थित है। इसके अलावा आप देखोगे कि स्लोवाकिया की राजधानी हम पढ़ते हैं ब्राटिस्लावा। स्लोवाकिया की राजधानी हम लोग क्या पढ़ते हैं? ब्राटिस्लावा, वो भी इसी डैन्यूब नदी पर अवस्थित है। इसके अलावा रोमानिया की कैपिटल है बुखारेस्ट, ये भी इसी नदी पर अवस्थित है। और हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, ये भी इसी पर अवस्थित है। और वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वो भी डैन्यूब नदी पर ही अवस्थित है। तो 5 कैपिटल याद रखिएगा जो कि डैन्यूब नदी पर है। कौन सी? वियना, बुडापेस्ट, ब्राटिस्लावा, बुखारेस्ट और ये बेलग्रेड। ठीक है, बेलग्रेड याद रखिएगा। चलिए, तो ये 10 देशों के साथ में यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ब्लैक फॉरेस्ट से निकली और जाकर कहाँ गिर रही है? काला सागर में गिर रही है। इसके बारे में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगली नदी की बात करते हैं। अगली कुछ प्रमुख नदियों में एक नदी आती है जिसका नाम है राइन नदी। ठीक है, अगली नदी कौन सी है? राइन नदी। ये कहाँ से निकली है? ये निकली है राइन नदी आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र से। आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर कहाँ जा रही है? जर्मनी में ऊपर की तरफ होती हुई कहाँ जा रही है? नीदरलैंड एम्स्टर्डम से होती हुई जा रही है, ऊपर नॉर्थ सागर में जाकर गिर रही है राइन नदी। और राइन नदी की एक सहायक नदी जिसका नाम है स्प्री नदी। राइन नदी की एक सहायक नदी स्प्री नदी। इसी स्प्री नदी पर जर्मनी का जो कैपिटल है बर्लिन वो बसा हुआ है स्प्री नदी पर। ठीक है, राइन की सहायक स्प्री और इसी पर बसा हुआ है। चलिए, अगली नदी की हम लोग बात करते हैं। यूनाइटेड किंगडम में बहने वाली नदी कौन सी है भैया? यूनाइटेड किंगडम्स में ये बह रही थेम्स। और लंदन किस नदी के किनारे? थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ से निकली है? कोट्सवोल्ड पर्वतीय क्षेत्र से निकली है और आकर गिर रही है किसमें? इंग्लिश चैनल वाले क्षेत्र में। जर्मनी की गंगा या ब्रिटेन की गंगा भी इसको कहा जाता है, थेम्स नदी को। अब बात करते हैं इटली की गंगा। इटली में भी एक नदी गिर रही है जिसका नाम है पो नदी। चलिए, दिखा हुआ है यहाँ पर ये पो नदी, और पो नदी जो है एड्रियाटिक सागर में गिर रही है। अगली है टाइबर नदी। टाइबर नदी टिहेरेनियन सागर में गिर रही है। इटली की गंगा पो नदी है, इटली की गंगा पो नदी है। टाइबर नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो इटली की कैपिटल रोम टाइबर नदी पर बसा हुआ है। इसके बारे में याद रखिएगा। एपिनाइन पर्वतीय क्षेत्र से निकली है और टिहेरेनियन सागर में जाकर गिर जाती है। इसी प्रकार से एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस किस नदी पर है? तो यहाँ पर लिखी हुई है सीन नदी। सीन नदी पर बसी हुई है फ्रांस की कैपिटल पेरिस। इंग्लिश चैनल में जाकर ये नदी गिर रही है। अगली नदी है भैया फ्रांस में जिसका नाम है गैरोन रिवर। ठीक है, फ्रांस में नदी कौन सी? अगली दक्षिण में देखेंगे आप, ये लिखा हुआ है गैरोन रिवर। और कहाँ गिर रही है? बिस्के की खाड़ी में जाकर गिर रही है। इसी प्रकार से एक और नदी है लवायर नदी। ठीक है, एक और नदी है लवायर नदी। लवायर भी हम लोग देख लेते हैं। जी, लोयर या लवायर नदी की हम लोग बात कर रहे थे। तो ये इस क्षेत्र से आकर निकल रही है और ऊपर में बिस्के की खाड़ी वाले क्षेत्र में जाकर गिर रही है। ये लिखा हुआ है लोयर या लवायर नदी। ठीक है, लोयर लवायर नदी। ओके, ये भी सेंट्रल मैसिव क्षेत्र से निकली और बिस्के खाड़ी में गिर रही है। अगली नदी हम लोग पढ़ते हैं नीस्टर नदी। नीस्टर नदी कहाँ है? नीस्टर नदी आप देखोगे कि ब्लैक सागर में कुछ नदियाँ आकर गिर रही है। तो एक नदी ये डेई नीस्टर, ये नीस्टर नदी मोल्डोवा की कैपिटल जो है चिशिनाओ, ये नीस्टर नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। ठीक है, मोल्डोवा और पूर्वी का क्षेत्र से निकलती है। अगली नदी यहाँ पर देखिए नीपर नदी, जिसको डनीपर भी बोलते हैं।
डनीपर नदी भी आकर गिरे जा रही है ब्लैक सागर में। नीपर नदी भी वालदेई पहाड़ी से निकली काला सागर में गिरती है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कुछ और नदियों के बारे में, छोटी छोटी नदियाँ। आपको यहाँ पर एक नदी और दी गई होगी, एब्रो नदी। ये लिखी रही है कैंटाब्राइन क्षेत्र से आकर गल्फ ऑफ लॉरेंस में गिर रही है एब्रो नदी। एब्रो नदी दी हुई है स्पेन में, एब्रो नदी। अगली स्पेन में एक टैगस नदी भी दी हुई है। देखिए स्पेन में एक टैगस नदी भी दी हुई है और खाड़ी वाले क्षेत्र में जाकर ये गिर रही है। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं एल्ब नदी। एल्ब नदी कहाँ है? एल्ब नदी यहाँ पर बनी हुई है। देखिए यहाँ पर जर्मनी के पास में बनी हुई है, बर्लिन के पास में एल्ब नदी। एल्ब नदी की क्या विशेषता है भैया? ये जर्मनी का जो प्रसिद्ध शहर है ना हैम्बर्ग, वो हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे पे बसा हुआ है, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा अगली नदी है विस्टूला नदी। तो विस्टूला नदी आपको दिख गई होगी, ये लिखी हुई है पूर्व की तरफ विस्टूला नदी है। ठीक है, विस्टूला नदी है। अगली ओडेर नदी है, पोलैंड और जर्मनी की सीमा पर, ये लिखी हुई है ओडेर नदी, पोलैंड और जर्मनी की सीमा पर है ओडेर नदी। तो ये प्रमुख नदियाँ थी यूरोपीय क्षेत्र में, इसके बारे में हमने जाना। चलिए अब फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक कुछ देशों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं, कुछ 2 मिनट के लिए। तो कुछ फैक्ट ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। जैसे इटली में जो पो नदी का मैदान है उसको लोम्बार्डी का मैदान भी कहा जाता है। इटली में मिलान बहुत फेमस है रेशम उत्पादन के लिए। भारत का यूरोप भी इटली को कहा जाता है। गेहूँ चावल बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। इटली के जो कैपिटल है रोम, उसमें बसा हुआ एक देश कौन सा है? वो वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा देश है। और कुछ लैंडलॉक्ड कंट्री भी है जो कि 2 देशों से घिरे हुए हैं, जैसे कि आप देखोगे अंडोरा, हमने पढ़ा था अंडोरा स्पेन और फ्रांस से घिरा हुआ है यहाँ पर। उसी प्रकार से ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में लिechtenstein नामक देश है। उसी प्रकार से हम लोग कुछ और देशों के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, भूमध्य सागर में माल्टा और साइप्रस जो है, इधर माल्टा है और इधर साइप्रस, ये कुछ द्वीपीय देश भी मौजूद हैं। और हम बात करते हैं कि बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। इसके खेल के मैदान को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है, वाटरलू के मैदान को। फिनलैंड झीलों वाला देश हम लोग जानते हैं फिनलैंड के बारे में। स्टारडम जो बंदरगाह है, बड़ा व्यस्ततम बंदरगाह है, याद रखिएगा। तो ये इनके बारे में प्रमुख जानकारियाँ थी, शहरों के बारे में, देशों के बारे में। चलिए अब फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू।